हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अगस्त 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारत एवं ग्रीस संबंधों के बारे में पढ़ेंगे कि अगस्त माह में क्या समसामयिक घटनाक्रम रहा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में 4 दशकों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ग्रीस की राजकीय यात्रा की हुई है। 4 दशकों के बाद पहली बार ग्रीस की राजकीय यात्रा की गई है। किसके द्वारा? भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। इनसे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि भारत व ग्रीस दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने, राजनीतिक, रक्षा एवं आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की हुई है। इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। जानते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्रा के मुख्य परिणामों के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है कि यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ग्रीस का स्वागत किया तथा यह साथ ही भारत ने कहा है कि वह आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन में ग्रीस के शामिल होने के प्रति आशान्वित होगा। दोनों देशों में प्राचीन स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने, यूनेस्को के भीतर सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कार्यबल के मुक्त आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवागमन और प्रवासन साझेदारी समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने पर सहमति बनी हुई है। इसके संदर्भ में अब आता है कि भारत के लिए ग्रीस के महत्व को देखते हैं तो वैश्विक मंचों पर समर्थन के संदर्भ में देखते हैं कि ग्रीस ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है। भू राजनीतिक स्थिति को देखते हैं तो इसमें ग्रीस और आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध में उभरती हुई तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान सैन्य धुरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण हुई है और इस संबंधों के जरिए भारत इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को प्रतिसंतुलित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान सैन्य धुरी को सामान्यतः थ्री ब्रदर्स के रूप में देखा जा रहा है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान को, 3 देशों को। कौन से? तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान को। भू सामरिक स्थिति को देखते हैं कि ग्रीस की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, जो 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ है। इस प्रकार ग्रीस के साथ भारत के मजबूत संबंध भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारत की पहुंच को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र भारत की हिंद प्रशांत नीति के लिए भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। यूरोपीय बाजार तक पहुंच के संदर्भ में देखते हैं कि भारत ग्रीस के पेरियस बंदरगाह के माध्यम से मुंबई और यूरोपीय मुख्य भूमि के बीच एक मल्टी मॉडल लिंक स्थापित करने पर विचार कर रहा है। इससे यूरेशियाई बाजारों में भारतीय वस्तुओं की तेजी से शिपमेंट संभव हो सके और यह G20 शिखर सम्मेलन 2023 में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी हिस्सा रहेगा। इसके संदर्भ में अब आता है ऊर्जा केंद्र के रूप में देखते हैं कि भूमध्य सागर क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं और इन संसाधनों के जरिए भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने कर सकता है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि भी कर सकता है। ग्रीस में सूर्यताप की प्रचुर मात्रा और इसकी मजबूत पवन ऊर्जा क्षमता विद्युत उत्पादन के लिए पर्याप्त आप्रयुक्त अवसर प्रस्तुत करती है। सुरक्षा एवं सुरक्षा के संदर्भ में देखते हैं कि ग्रीस का जो रक्षा व्यय है वह 2019 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2022 में 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। इस प्रकार यह भारत की रक्षा निर्यात के लिए एक संभावित बाजार सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा भारत और ग्रीस ने भूमध्य सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भी भाग लिया। साथ ही इस वर्ष में बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनिकोइस 23 में भी भाग लिया गया। अब जानते हैं भारत और ग्रीस संबंधों में चिंताओं के बारे में। कि पहला आता है जैसे कि द्विपक्षीय संबंधों की कमी का होना, कि दोनों देशों के मध्य पिछले 4 दशकों में उच्च स्तरीय वार्ता की अनुपस्थिति की परिणामस्वरूप मजबूत रणनीतिक संबंध विकसित नहीं हो पाए हैं। चीन की उपस्थिति चीनी स्वामित्व वाली शिपिंग कंपनी कोस्को को पेरियस बंदरगाह से लगभग 60% हिस्सेदारी और यह कंपनी बंदरगाह के माध्यम से भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं को व्यापार के अवसरों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। कम व्यापार और निवेश के संदर्भ में देखते हैं कि ग्रीस के साथ भारत के व्यापार संबंधों को सीमित व्यावसायिक अवसरों, अपर्याप्त निवेश एवं पूंजी प्रवाह, निर्यात को बढ़ावा देने के उद्यमों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके संदर्भ में
अब आता है भारत ग्रीस संबंधों के अन्य पहलू को देखते हैं, जिसमें पहला आता है ऐतिहासिक संबंधों के बारे में। ऐतिहासिक संबंधों के संदर्भ में देखते हैं कि चाणक्य की कृति अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में मैगस्थनीज नामक ग्रीक राजदूत था और मौर्य साम्राज्य ग्रीस के मध्य व्यावहारिक संबंधों का प्रमाण उत्खनन से प्राप्त सिक्कों साहित्यिक स्रोतों से मिलाता है और ऐसा माना जाता है कि गांधार कला भी भारतीय और यूनानी तत्वों का मिश्रण है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें कि भारत तथा ग्रीस के बीच राजनयिक संबंध 1950 में स्थापित हुए और ग्रीस ने 1950 में दिल्ली, भारत में ने 1978 में एथेंस में अपना दूतावास खोला था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में दोनों पक्षों ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के समझौते की पुष्टि की। इसी के साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में समानता, परस्पर लाभ के आधार पर सहयोग को बढ़ाना, एक दूसरे को समर्थन प्रदान करना इसके प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। आगे की राय में देखते हैं कि इसमें संबंधों को मजबूत करना, विकासात्मक सहयोग होना चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और समुद्री सहयोग होना चाहिए, जिससे सूचना साझाकरण और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहित समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन 2019 में कोविड-19 महामारी के बाद व्यक्तिगत भागीदारी में किया गया पहला सम्मेलन का था। अन्य संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका द्वारा शिखर सम्मेलन के लिए चुना गया विषय था और ब्रिक्स और अफ्रीका पारंपरिक रूप से तेज वृद्धि, सतत विकास तथा समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी रही है तथा दक्षिण अफ्रीका ने इस सम्मेलन में ब्रिक्स के स्थायी सदस्यों के अलावा अफ्रीकी संघ के सभी 55 सदस्यों तथा एशिया, दक्षिण अमेरिका, लघु द्वीपीय राष्ट्रों के लगभग 20 अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया है, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर अन्य वैश्विक सत्रों या मंचों पर ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके संदर्भ में अब जानते हैं ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स की उत्पत्ति के संदर्भ में कि इस समूह की अवधारणा 2000 के दशक की शुरुआत में गोल्डमैन सैक्स पेपर के में रखी गई थी। इसमें ऐसे देशों में शामिल किया गया था जिनकी अर्थव्यवस्था 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन यह G7 में शामिल नहीं थे। ब्रिक्स जो था वह ब्रिक के 2 देशों में 2006 में अपनी वार्ताएं शुरू की हुई थी, जिसमें 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया, फिर इसका नाम ब्रिक्स रखा गया। अब इसकी हिस्सेदारी को देखते हैं कि वैश्विक आबादी 41% है और वैश्विक GDP 24% है और वैश्विक व्यापार इसका 16% है। यह ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका इसमें देशों में शामिल है। ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण पहले एवं उपलब्धियों के बारे में देखते हैं कि ब्रिक्स देशों ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट को संस्थागत रूप दिया है और सदस्यों को अल्पकालिक तरलता की सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिक्स ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की शुरुआत की है। संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु टीकों के ब्रिक्स अनुसंधान एवं विकास की स्थापना की हुई है। ब्रिक्स निवेश और व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे 2022 में ब्रिक्स देशों के बीच कुल $162 अरब का व्यापार हुआ है। अब आता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के परिणाम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स के विस्तार में, जिसमें ब्रिक्स ने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को संगठन पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है, जो 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स के आधिकारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। जोहान्सबर्ग सेकंड घोषणा के बारे में कि यह वैश्विक आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक मामलों में ब्रिक्स देशों में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को शामिल करता है। इसके 3 स्तंभों को देखते हैं तो 3 स्तंभों में ब्रिक्स सदस्यों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी ब्रिक्स सहयोग को निम्नलिखित 3 स्तंभों के तहत मजबूत करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है, जिसमें पहला आता है राजनीतिक और सुरक्षा का होना, दूसरा आता है आर्थिक और वित्तीय और तीसरा आता है सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर सहयोग होना। रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के संदर्भ में ब्रिक्स देशों ने वैश्विक शांति को बढ़ावा देने, अधिक प्रतिनिधित्वकारी एवं निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करने और एक मजबूत और सुधार से प्रेरित बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना करने और संधारणीय विकास एवं समावेशी समृद्धि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की हुई है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने स्थानीय मुद्राओं, भुगतान साधनों तथा प्लेटफॉर्म के मुद्दे पर विचार करने पर का कार्य सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर जोर देने के संदर्भ में देखें तो पहली बार एक वक्तव्य में कहा गया है कि ब्रिक्स देश सुरक्षा परिषद सहित संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सुधार का समर्थन करते हैं। आप जानते हैं भारत के प्रस्ताव के बारे में। पहला आता है अंतरिक्ष सहयोग के संदर्भ में देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ की स्थापना का आह्वान किया गया और यह संघ वैश्विक कल्याण के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम निगरानी पर ध्यान केंद्रित करेगा।
ब्रिक्स पहले से ही ब्रिक्स उपग्रह समूह पर कार्य कर रहा है और G20 में शामिल करने के संदर्भ में कि भारत ने सभी ब्रिक्स देशों अफ्रीकी संघ के G20 से स्थायी सदस्य देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ब्रिक्स को भविष्य के लिए तैयार किया गया है, जिसमें भारत ने ब्रिक्स को भविष्य की आवश्यकताओं की तत्पर संगठन बनाने हेतु शिक्षा, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए आह्वान किया हुआ है। भारत द्वारा समर्थित अन्य प्रस्ताव में दिखते हैं कि ब्रिक्स के 5 देशों के बीच बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण में कोशिकों को बढ़ावा दिया गया है। फिर आता है कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम के दौरान लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने की वकालत की गई है। साथ ही साथ यह पारंपरिक चिकित्सा के एक कोष के रूप में इसका निर्माण करना आदि इसके संदर्भ में इसके प्रमुख प्रस्ताव रहे हैं। अब आता है कि ब्रिक्स के प्रस्ताव का महत्व के बारे में कि पहला आता है भू राजनीतिक और भू आर्थिक विस्तार के बारे में कि यह विस्तार ब्रिक्स के भीतर भू राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक है, जिसमें शामिल किए गए देश विश्व के महत्वपूर्ण व्यापार चेक पॉइंट्स जैसे कि सुएज नहर, हॉर्मुज जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि के पास अवस्थित प्रमुख वैश्विक तेल उत्पादक देश हैं। अवसंरचनात्मक संपर्क को देखें तो वैश्विक ब्रिक्स के विस्तार में आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क के नए आयाम खुलेंगे, जिसमें भारत, ईरान, रूस पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण पश्चिम परिवहन गलियारा विकसित कर रहा है। अफ्रीका के विकास के संदर्भ में देखें तो दोनों अफ्रीकी देशों के शामिल करने से अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अफ्रीकी देशों में एकीकरण, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूती मिली हुई है। वैश्विक शांति के संदर्भ में देखें कि मध्य पूर्व के 4 प्रमुख देशों जिसमें मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के शामिल होने से ब्रिक्स में बढ़त मिली हुई है, क्योंकि यह अतीत में एक दूसरे के विरोधी हैं। बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार के संदर्भ में देखते हैं कि ब्रिक्स बहुपक्षवाद की वर्तमान प्रणाली के सुधार के एजेंडे को बढ़ाएगा। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख इंपोर्टेंस है। अब आता है कि विस्तार एवं अन्य सुधारों के साथ ब्रिक्स के समक्ष उभरती चुनौतियों के बारे में देखते हैं तो पहला आता है कि मूल उद्देश्य का कमजोर होना, कि ब्रिक्स का तेजी से विस्तार समूह के मूल उद्देश्यों को कमजोर कर सकता है। विशेषकर तब यह अनुभव किया जाने लगा है कि चीन समूह में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। चीन कारक में जैसे कई देशों का मानना है कि ब्रिक्स का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में चीन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक कूटनीति है। भारत के हितों को संतुलित करने के संदर्भ में देखते हैं कि जैसे जैसे ब्रिक्स का एक आर्थिक समूह से बढ़कर अधिक कूटनीतिक और राजनीतिक समूह बनता जा रहा है, वैसे ही भारत के लिए क्वाड, संघाई सहयोग संगठन, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ संतुलन बनाना अधिक कठिन हो सकता है। भू राजनीतिक आयाम को देखें कि ऐसी संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण ब्रिक्स समूह के अलग अलग देशों के बीच भी तनाव बढ़ सकता है और इसके कारण सार्क की तरह ब्रिक्स का भी संचालन मुश्किल हो सकता है। मिस्र और इथियोपिया के बीच नील नदी के प्रबंधन को लेकर विवाद जारी है। हालांकि चीन की मध्यस्थता वाले एक समझौते से तनाव कम हुआ है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब, ईरान और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय प्रवृत्ति के लिए ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। सदस्यता हेतु कोई स्पष्ट मानदंड का होना, कि ब्रिक्स की सदस्यता के लिए कोई परिभाषित मानदंड सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। ब्रिक्स देशों में व्यापार में कठिनाइयां होती हैं। फिर आता है लघु पक्षवाद को बढ़ावा मिलता है, जिससे ब्रिक्स समूह के साथ हम लघु पक्षवाद की एक नई लहर देख सकते हैं, जिसमें एक सहभागिता की एक शैली है जो समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के छोटे और मध्यम आकार के गठबंधन को प्रमुखता देती है। भारत को इन घटनाक्रम को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इसके संदर्भ में पहला आता है संतुलन स्थापित करना, दूसरा आता है चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना, तीसरा आता है ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ के जुड़ाव का होना, चौथा आता है भारतीय भुगतान प्रणालियाँ, पांचवा आता है ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में, और छठवां आता है सदस्यता संबंधी मानदंड को परिभाषित करने के संदर्भ में आता है। इसको निष्कर्ष के तौर पर देखें तो इसमें ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का पक्षधर है जो न्यायसंगत और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित है। अब पढ़ते हैं मालाबार केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है, इसके संदर्भ में कि भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार सिडनी या प्रशांत महासागर के तट पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। इससे पहले यह हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। क्वाड के संयोजन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास के इतिहास के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले 1992 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी और 2007 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर भी इसमें शामिल हो और इसी वर्ष अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड 1.0 के बीच में एकजुट हो गए।
2008 में क्वाड 1.0 चीन के विरोध के कारण ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जापान और सैन्य अभ्यास और क्वाड से बाहर हो गए। 2015 में जापान मालाबार अभ्यास में स्थायी भागीदार बन गया और 2020 में क्वाड के पुनरुद्धार के बाद ऑस्ट्रेलिया इनमें से फिर से शामिल हो गया और चीन कारक क्वाड 1.0 की असफलता के एक महत्वपूर्ण कारण था। हालांकि एक दशक के बाद ही चीन कारक वह धुरी बनता जा रहा है जिसके चारों ओर क्वाड 2.0 विकसित होने का प्रयास कर रहा है और 2007 के बाद से निम्नलिखित कारकों ने क्वाड की चीन विरोधी विचारधाराओं को और अधिक प्रोत्साहित किया है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि भूमि व समुद्री विवादों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभुत्व होना चाहिए। इसकी वन बेल्ट वन रोड पहल को संदेहास्पद दृष्टिकोण होना चाहिए तथा OBOR संबंधित ऋण जाल कूटनीति होनी चाहिए। मालाबार अभ्यास और संबंधित घटनाओं के भूराजनीतिक महत्व को देखें तो इसमें आता है रणनीतिक अभिसरण के संदर्भ में कि इस नौसैनिक अभ्यास को मालाबार तट से बंगाल की खाड़ी की ओर स्थानांतरित करना और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के बीच बारी बारी से अभ्यास आयोजित करना हिंद प्रशांत में प्रतिघातियों के बीच रणनीतिक अभिसरण का संकेत देता है। शक्ति संतुलन में देखें तो यह OBOR लॉजिस्टिक बेस ऋण जाल कूटनीति आदि के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति इस क्षेत्र की शक्ति संतुलन को बिगाड़ रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामान्य स्थिरता का होना कि क्वाड और मालाबार अभ्यास को एक स्थायी हिंद प्रशांत गठबंधन के निर्माण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। वैश्विक हितों की रक्षा करना चाहिए, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए, विश्वास और सैन्य सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। और भारत के लिए इन घटनाओं का महत्व देखते हैं तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि मजबूत समुद्री व्यवस्था का विकास होना चाहिए, जिसके अंतर्गत एक अनुकूल समुद्री व्यवस्था को नौसैनिक शक्ति क्षमताओं द्वारा रेखांकित करने की आवश्यकता होती है। इससे समुद्री नियंत्रण, समुद्री अवरोध क्षमताएं शामिल होती हैं, राष्ट्रीय सैन्य क्षमताएं होती हैं, जिसका क्वाड का वर्तमान उद्देश्य किसी भी सैन्य सहयोग में आधारभूत बनी रहेंगे, लेकिन इसके सदस्यों को चीन के प्रति संतुलित करने के लिए एक दूसरे की आर्थिक, तकनीकी तथा सैन्य क्षमताओं के निर्माण हेतु सक्रिय करने के लिए सहयोग करना चाहिए। भारत की सागर नीति को मजबूत करना चाहिए और इस नीति के पहल में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भी होता है। आर्थिक महत्व को देखें कि आर्थिक महत्व में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और वैसे इसके व्यापक समुद्री हितों में भी वृद्धि हो रही है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो सतही तौर पर मालाबार अभ्यास केवल भारत की समुद्री सुरक्षा चिंताओं का समाधान करता हुआ प्रतीत होता है, जिसमें मालाबार सैन्य अभ्यास श्रृंखला में विकास की भू राजनीतिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरित होने के मापक को देखा जा सकता है। आप जानते हैं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ते हैं कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 देशों के व्यापार और निवेश मंत्रियों ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की पहचान करने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही है G20 जेनरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग GVC को अपनाया गया। अब जानते हैं GVC होता क्या है। इसकी परिभाषा को देखें तो परिभाषा के अंतर्गत GVC को जटिल उत्पादन नेटवर्क शामिल होता है, जिसमें ये नेटवर्क लागत अनुकूलन उत्पादन दक्षता प्राप्त करने के लिए कई फर्मों और देशों में विस्तृत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग होते हैं, जिसमें पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल 2 शामिल होते हैं और इसके विपरीत GVC आधारित व्यापार में कई देशों की सीमाओं को पार करना पड़ता है। GVC में भागीदारी को देखें तो इसके अंतर्गत प्रदेश में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में शामिल होकर GVC में भाग ले सकते हैं। बैकवर्ड GVC भागीदारी तब होती है जब कोई देश घरेलू उत्पादन के लिए दूसरे देशों पे इनपुट का उपयोग करता हो। फॉरवर्ड GVC की भागीदारी तब होती है जब कोई देश इनपुट की आपूर्ति तो करता है, लेकिन उसका उपयोग दूसरे देशों के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब आता है GVC की भागीदारी में सहायक निर्धारक कारक में, जिसमें सहायक कारक में आता है श्रम पूंजी साधन, फिर आता है बाजार का आकार, भौगोलिक क्षेत्र और कनेक्टिविटी, संस्थानों की गुणवत्ता और व्यापार समझौते इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं GVC की वर्तमान विवरण को देखें तो इसका वर्तमान विवरण एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा कुछ देशों में 30 वर्षों में GVC के विस्तार को बढ़ाया हुआ है, जिसमें पहला आता है यूरोप क्षेत्रीय रूप से सर्वाधिक एकीकृत है और इसमें वैश्विक संपर्कों की तुलना में क्षेत्रीय संबंध 4 गुना अधिक सघन है। दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है इसके अंतर्गत। अब देखते हैं देशों के लिए GVC की भागीदारी के महत्व को देखते हैं तो इसमें पहला आता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। देश के मूल्य श्रृंखला के विशिष्ट चरणों के लिए विशेष उद्योग स्थापित होते हैं और किसी विशिष्ट क्षेत्र या उत्पादन के एक भाग के मामले में इकोनॉमी ऑफ स्केल हासिल करने में मदद मिलेगी। GVC में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझा करने का अवसर प्राप्त होगा। GVC आर्थिक प्रणालियों को सुव्यवस्थित करके समावेशी और संधारणीय समृद्धि को बढ़ावा दिया जाएगा। समान उपायों और मानवीकरण के साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को वितरित करते हैं। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख इंपोर्टेंस है।
अब आता है जीबीसी भागीदारी से संबंधित जोखिम एवं चुनौतियों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है आर्थिक अंतराल के संदर्भ में, कि इसके अंतर्गत अलग अलग देशों के बीच आर्थिक अंतराल बढ़ने का जोखिम उत्पन्न होता है और इसका कारण होता है कि जीबीसी भागीदारी से होने वाला लाभ सभी देशों के भीतर और उनके मध्य समान रूप से वितरित नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए जीबीसी के भाग लेने वाले कुछ विकासशील देश लंबे समय से स्वयं को कम मूल्यवर्धित गतिविधियों तक सीमित संभव अनुभव कर सकते हैं। बाह्य आघातों के जोखिम के संदर्भ में, कि जीबीसी में भागीदारी से स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि इस बाह्य आघातों से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त क्षमता हो। मुद्रास्फीति लिंकेज का होना, कि जीबीसी मूल्य निर्धारित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका अर्थ होता है कि मुद्रास्फीति में किसी देश में उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापारिक भागीदारों में फैलने की अधिक संभावना होती है। जीबीसी भागीदारी के बीच अंतराल में, कि इसमें विकासशील और विकसित देशों के बीच महत्वपूर्ण अंतर होता है, जिसमें जीबीसी की भागीदारी आंशिक रूप से वैश्विक उत्पादन को आकर्षित करने कर देशों की क्षमता पर निर्भर करती है। इसमें विदेशी उद्यमों, घरेलू कंपनियों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करना और तेजी लाना होता है। एमएसएमई के संबंधित चुनौतियों में, कि दुनिया भर में एमएसएमई में कई महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इसमें स्थानीय बाजारों में वैश्विक फर्मों में प्रवेश और संबद्ध प्रतिस्पर्धा का होना शामिल होता है। अब जानते हैं जीबीसी में भागीदारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। इसके अंतर्गत पहला आता है कि विश्वास का निर्माण होना चाहिए। दूसरा आता है अंतर संचालनीयता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सुविधताओं की पहचान होनी चाहिए। स्पष्ट कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वैश्विक व्यापार में एमएसएमई को एकीकृत किया जाना चाहिए। इसके प्रमुख यह रणनीतियाँ हैं। अब देखते हैं कि G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग जीबीसी के बारे में, कि यह निम्नलिखित निर्माण खंडों पर आधारित एक स्वैच्छिक और एक गैर बाध्यकारी जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क है, जिसके अंतर्गत डेटा को जीबीसी रेसिलियंस फ्रेमवर्क समय पर उच्च गुणवत्ता वाले क्षेत्रीय डेटा एकत्र करने और स्वेच्छा से फर्म डेटा इस प्रदान करने पर आधारित होना चाहिए। इसका विश्लेषण जीबीसी की जटिलताओं के कारण मॉडल्स या संकेतकों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो ऐसे जीबीसी डेटा से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। और इसका प्रतिनिधित्व रेसिलियंस फ्रेमवर्क में उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे उपयोगकर्ताओं के अनुकूल तरीके से डेटा का विश्लेषण अंतर्निहित पैटर्न उपलब्ध कराया जा सके। आप पढ़ते हैं संक्षिप्त सुर्खियों में। पहली आती है G20 देशों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के मंत्रियों की बैठक से संबंधित आउटकम दस्तावेज के बारे में, जिसमें आता है प्राथमिकता वाले क्षेत्र घोषित की गई या पहले आती है। जब पहला आता है प्राथमिकता वाले क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रणालियों के लिए G20 का फ्रेमवर्क होता है और यह DPI के विकास, उपयोग और गवर्नेंस के लिए एक स्वैच्छिक या सुझाया गया फ्रेमवर्क होता है। DPI का तात्पर्य डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक के एक सेट से होता है, जिसमें एप्लीकेशन सिस्टम या प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इंटर ऑपरेबल ओपन स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशंस द्वारा संचालित होती हैं, जिसमें भारत ने आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले DPI के समूह को इंडिया टेक के नाम स्टेक के नाम से जाना जाता है। अब आता है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा के संदर्भ में, कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा, रक्षा, लचीलापन, विश्वास को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायों की सहायता करने के लिए G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत है, जिन्हें G20 के सदस्य देशों द्वारा विकसित और कार्यान्वित पद्धतियों और रणनीतियों का साधन के लिया जाता है। बच्चों व युवाओं में साइबर शिक्षा, साइबर जागरूकता से संबंधित G20 टूल किट होना चाहिए, जिसका उद्देश्य बच्चों की निजता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना, बच्चों की गरिमा को बनाए रखना, उनके अधिकार के सम्मान को सुरक्षित करना है। डिजिटल स्केलिंग के बारे में, डिजिटल स्केलिंग, रीस्केलिंग कार्यक्रमों को डिजाइन करने और पेश करने के लिए G20 टूल किट होने चाहिए, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण की दिशा में रणनीतियों को बेहतर आकलन करने और सुधार करने में मदद मिलती है। अब आता है बिजनेस 20 या शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक है राइज, जो रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इरिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायित्व, एक्सेलरेटेड त्वरित तथा इनोवेटिव नवोन्मेषी, सस्टेनेबल संधारणीय और इक्विटेबल बिजनेस मतलब न्याय संगत व्यवसाय होता है। इसमें B20 की स्थापना 2010 में वैश्विक व्यापार समुदाय के आधिकारिक G20 संवाद मंच के रूप में की गई है। यह दुनिया में नीति निर्माताओं, व्यापारी दिग्गजों और विशेषज्ञों को B20 इंडिया कम्युनिकेशन पर विचार विमर्श या चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्य सिफारिशों और नीतिगत कार्रवाइयों में देखते हैं कि इसका क्षेत्र वैश्विक आर्थिक सुधार के संदर्भ में, कि यह ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए एक वित्त उपलब्ध करवाने और CSDG के वित्त पोषण अंतराल को समाप्त करने के लिए ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड का गठन करती है और इसके अंतर्गत यह ग्लोबल एक्सेलरेटिंग फंड में के लिए एक वैश्विक बहुदाता कोष होती है, जो के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें G20 के सदस्य देश और GDP के हिसाब से 10 सबसे बड़े एक निश्चित पूंजी का आवंटन एवं योगदान होता है। लोचशील व्यापारिक वैश्विक व्यापार या निवेश के लिए समावेशी वैश्विक आपूर्ति होना।
हरित संधारणीय तथा चक्रीय व्यवसाय मॉडल की ओर से FDI प्रवाह को सुगम बनाना है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन होना, जिससे लघु व्यवसायों की उचित संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए इनक्यूबेशन मेंटरशिप सहायता प्रदान करना है। इसके संदर्भ में इसमें आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में भी होता है। प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और विकास में कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य में ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और संसाधन दक्षता के संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट होते हैं। अब आता है पनामा नहर के बारे में कि सूखे से प्रभावित पनामा नहर में नौ परिवहन बाधित हुआ है। पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है, को जोड़ता है तथा यह जलयानों के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे के स्थित कैप हॉर्न का चक्कर लगाने वाली लंबी और जोखिम भरी यात्रा से बचाता है। और पनामा नहर 170 देशों के लगभग 2000 बंदरगाहों के संपर्क मार्ग को उपलब्ध कराता है। पनामा उत्तर एवं दक्षिण को जोड़ने वाला एक स्थल मरुमंड है जो भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है और यह पट्टी दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती है। जिससे उदाहरण के लिए सुएज नहर का निर्माण सुएज स्थल मरुमध्य के मध्य किया गया है। इसके विपरीत दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने के लिए एक संकीर्ण जलमार्ग को स्ट्रेट कहा जाता है। और इसका उदाहरण जैसे भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले जिब्राल्टर स्टेट है। वैश्विक व्यापार में जल मरुमध्य और स्थल मरुमध्य की भूमिका रहती है, जिसमें महत्वपूर्ण व्यापार लिंक में 12% सुएज नहर से होकर गुजरता है। इसमें समय और लागत की बचत होती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में ड्राई बल्क कंटेनर आदि के आवागमन में मदद मिलती है। सामरिक महत्व को देखते हैं तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा क्षमताओं और लॉजिस्टिक संबंधी लचीलेपन की सुविधा भी प्रदान करती है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा प्राप्त लाभकर्ता होता है। अब आता है सुलीना चैनल के बारे में कि सुलीना चैनल डैन्यूब की एक सहायक नदी होती है। यह यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती है। चिलिया, सुलीना, सेंट जॉर्ज, डैन्यूब डेल्टा के प्रमुख चैनल है और इन तीनों में से केवल सुलीना चैनल में ही माल परिवहन के पर्याप्त गहरा और चौड़ा है। यह पूरी तरह से रोमानिया के अंतर्गत है, जिसमें रोमानिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य और रूस द्वारा काला सागर अनाज समझौते के हटने के बाद डैन्यूब डेल्टा में यूक्रेन को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। अब आता है द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने द स्पिरिट ऑफ द कैंप डेविड शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। इस वक्तव्य का आयोजन, शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन की बढ़ती शक्ति, उत्तर कोरिया से परमाणु खतरों के सामने एकता प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि संकट के समय एक दूसरे से तुरंत परामर्श करना, वार्षिक बहुक्षेत्रीय त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित करना, लोचशील और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन के लिए साझेदारी करना और प्रतिवर्ष त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करना आदि इसके संदर्भ में मुख्य बिंदु हैं। फिर आता है ईरान की तख्तापलट के 70 साल होने के संदर्भ में कि वर्ष 1953 में अमेरिका द्वारा प्रायोजित तख्तापलट के ईरान में तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया। यह सोवियत संघ की ओर से ईरान के झुकाव और कच्चे तेल की ईरानी स्रोत से वंचित हो जाने के कारण अमेरिकी आशंकाओं की वजह से यह किया गया। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।